बहुत सी बातें हैं और इंतखाबात की भी कहीं पे बाज़गश्त सुनाई दे रही है। क्या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है? देखिए, मेरे पास जो इतलात है वो तो यह है कि कबलस वक्त इंतखाबात के हवाले से बाकायदा मीटिंगें भी हो चुकी हैं, बाकायदा किसी को इसकी जिम्मेदारी भी दे दी गई है कि वो जाके मुज़ाकरात करे और उस मुज़ाकरात में कहे कि वक्त से पहले हम इंतखाबात करा सकते हैं और उसके जब अगर वो इस पर राज़ी हो जाता है तो एक वक्त का तयन कर लिया जाए और उस वक्त के दौरान वो लोग जो है अपनी सियासत ज़रूर करें लेकिन कोई ऐसी तहरीक ना चलाएं जिससे मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो। ये कबलस वक्त इंतखाबात के हवाले से मेरे इतला के मुताबिक कई मीटिंगें हो चुकी हैं और इस पर अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 6 अपोजिशन जमातों को जो है वो मनाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं, इसके लिए ग्रुप भी बना दिए गए हैं, इसके लिए जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं और आइंदा आने वाले चंद दिनों में आपको नजर आएगा कि ये जो बातें हैं ये बहुत तेजी से चलेंगी और इस पर काम शुरू हो जाएगा और अगर ये मान लिया जाता है तो फिर उसमें आपको सियासी इस्तेहकाम नजर आएगा और अगर ये बात नहीं मानी जाती तो फिर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा और पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ना मुआशी तरक्की हो सकेगी, ना पाकिस्तान अपने जो अख्ताफ है वो हासिल कर सकेगा। लेकिन ये बात जरूर है जो बात आप कह रहे हैं, इस पर काम भी हो रहा है और काफी हद तक जो है इस पर कुछ चीजें तय हो भी चुकी है। अब सिर्फ एक मुज़ाकरात का अमल शुरू हो रहा है, वो 1 महीना लगे, वो 2 महीने लगे, वो 1 दिन लगे या 1 घंटा लगे। टाइम पीरियड क्या रखा जा रहा है, यानी कितने अरसे में? देखें, ये अभी मुज़ाकरात में कोई टाइम पीरियड नहीं है, दोनों तरफ से चीजें सुनी जाएंगी, उसके बाद कोई ऐसा सिस्टम किया जाएगा कि जिसमें दोनों फरीकैन जो है वो मुतमिन हो। ये नहीं होगा कि आप कह दें कि 5 माह बाद इंतखाबात होंगे, 3 माह बाद इंतखाबात होंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ टाइम होगा जिसपे दोनों फरीकैन जो है, हुकूमत और अपोजिशन, दोनों फरीकैन जिस पे मुतमिन हो। लेकिन यह बात फाइनल है कि कबल इस वक्त इंतखाबात के हवाले से जो है वो काम बाकायदा शुरू हो चुका है। अब वो अपने इंजाम तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, उस पर कोई बात मानता है या नहीं मानता, उस पर कोई रद्द-ए-अमल आता है या नहीं आता, ये तो उसके रिजल्ट बाद में आएंगे जब मुज़ाकराती अमल शुरू होगा। अभी तक ये बात सामने नहीं आ सकी कि कितने अरसे बाद इंतखाबात होंगे, लेकिन ये बात सामने आ चुकी है कि कबल इस वक्त इंतखाबात के हवाले से जो चहमगोइयां चल रही थी उन पर हकीकत बनती हुई वो नजर आ रही है और उन पर काम शुरू हो चुका है। अच्छा राना साहब, अगर देखा जाए तो फॉरेन डेलीगेशंस ने पाकिस्तान आना है, तो अब 1-2 माह में ये जो फॉरेन डेलीगेशंस पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट के खात्मे के हवाले से बात होगी या फिर अब आप कल की डेवलपमेंट के बाद देखते हैं कि मौज़ूआत तब्दील होंगे? नहीं, मौज़ूआत कोई तब्दील नहीं होंगे। पाकिस्तान के अंदर जितने भी डेलीगेशन आएंगे, आप ज़हन में रखिएगा, वो सबसे पहले यही बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए और सियासी इस्तेहकाम के लिए फिर आपको तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी ग्रुपों को, तमाम सियासी लीडरों को किसी न किसी एक जगह पर इकट्ठा करना होगा, किसी न किसी एक बात पर मुत्फिक करवाना पड़ेगा, किसी न किसी एक चीज को मनवाना पड़ेगा या किसी न किसी की एक चीज को मानना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसने भी पाकिस्तान के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, जिसने पाकिस्तान के अंदर अपनी इंडस्ट्री लगानी है, वो सबसे पहले पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम से पहले सियासी इस्तेहकाम देखेगा, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम वो मुआशी इस्तेहकाम, एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं और इनमें से कोई एक पहिया अगर पंचर हो जाए तो दूसरा पहिया जो है वो काम नहीं करता। इसलिए इन दोनों पहियों को चलता देखने के लिए कोई भी इन्वेस्टर जो है वो सबसे पहली तरजीह यही देता है। आप जरा तारीख उठा के देखें कि इन्वेस्टमेंट हमेशा उन मुमालिक में होती है जहां पर सियासी और मुआशी दोनों इस्तेहकाम हो, जहां पर सियासी और मुआशी जो है जंग ना हो, बल्कि सियासी और मुआशी जो जंग है वो मिलकर लड़ी जाए। राना साहब, हमारे यहाँ पे एक पहिया जो है वो पंक्चर होने के साथ साथ ही चलाया जाता रहा है, अब तो रिम भी टेढ़ा कर दिया गया। इसलिए तो ये आलम हो चुका है ना, जब रिम भी टेढ़ा हो गया है तो सब कुछ टेढ़ा हो गया है, तो इसलिए ये आलम हो चुका है कि अब हमारी तरफ रजू करने के लिए लोग तैयार नहीं है। हमें लोगों के पास जाना पड़ता है, हमें जाके उन्हें तसल्लियां देनी पड़ती हैं, हमें जाके तल्ले मिन्नतें करने पड़ते हैं, हमें वहां पे अपनी गारंटियां देनी पड़ती हैं। फिर वो लोग आते हैं, ये नहीं कहते कि अभी हम इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, फिर वो ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का जायजा लेने आ रहे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातचीत करने आ रहे हैं, फिर वो ये अल्फाज कह के आते हैं। ये कहीं से नहीं हमें हो रहा कि फौरी तौर
पे हमें इन्वेस्टमेंट मिल गई है। ये कहीं से नहीं हो रहा कि फौरी तौर पर किसी ने आके पाकिस्तान में बारी इन्वेस्टमेंट कर दी है। वो आएंगे, आके हालात देखेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, सारी चीजें देखेंगे और उसके बाद आप जाएंगे। आप देखें ना, मुझे याद आ रहा है कि अभी 2 दिन पहले ये कहा गया था कि हो सकता है, ये हुकूमत की तरफ से कहा कि आज के बाद हम IMF के पास जाए ही ना, लेकिन हमारे वजीर खजाना जो गए हैं वो तो कह के गए कि IMF के साथ वो तीसरा जो टेन्योर अगला मजीद टेन्योर जो है उसके लिए वो बातचीत करने गए और IMF ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। तो इसका मतलब है कि हमने अब पूरी जिंदगी जो है वो कर्जों के बोझ तले रहना है, इसलिए कि हमें हमारे मुल्क के अंदर वो हालात नजर नहीं आ रहे। हम ना सियासी हालात को संभाल पा रहे हैं, ना मुआशी हालात को संभाल पा रहे हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं कर पा रहे कि जिससे हमें ये निकले नजर आता हो कि हम आने वाले वक्तों में बड़े खुशहाल हो जाएंगे। इसके लिए जरूरी होता है कि आप तमाम लोगों को एक पेज पे बिठाएं। देखिए, शब्बर जैदी साहब ने कल कहा है कि कौन कह रहा है कि मुल्क जो है वो संभल चुका है। मुल्क को नहीं संभला। मुल्क को संभलने के लिए सबको मिलकर कोशिश करना होगी, सबको एक पेज पे बिठाना होगा। ये बात हमको भी, मुझे भी पता है, आपको भी पता है और हर दूसरे पाकिस्तानी को भी पता है कि ये सारा कुछ करना होगा। अब ये कहा जा रहा है कि बड़े टैक्स लगाए जाएंगे ताजरों पे, फला। हम सियासतदानों पे क्यों नहीं टैक्स लगाते? हम जागीरदारों पे क्यों नहीं टैक्स लगाते? हम बिल्कुल ट्रेडर्स पर भी टैक्स लगाएं, आम शख्स पर भी टैक्स लगाएं, लेकिन वो टैक्स उस पर क्यों नहीं लगता जो सबसे बड़ा टैक्स चोर है? वो टैक्स उस पर क्यों नहीं लगता जो अपनी जायदाद के गलत तहमीने जो है इलेक्शन के शेड्यूल के इलेक्शन को शुआरों में जमा कराते हैं? वो टैक्स उन पर क्यों नहीं लगता जो लोग अरबों रुपए खर्च करते हैं, जिनके पास खरबों रुपए की गाड़ियां हैं, जिनकी जायदादें उनके रिश्तेदारों के नाम है, जिनके बैंक अकाउंट उनके मुलाजमीन के नाम है? ये उनके ऊपर का टैक्स क्यों नहीं लगता? हम क्यों नहीं उन पर टैक्स लगाते? हम क्यों नहीं उनको पकड़ते? अगर ये सारा सिलसिला हो जाए तो शायद हमें गैर मुल्की किसी इमदाद की जरूरत भी ना पड़े। और फिर हम हर शख्स से मुज़ाकरत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी सियासी जमातों से मुज़ाकरत करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने सियासी लोगों से मुज़ाकरत करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने सियासी जो मुखालफीन हैं उनको एक टेबल पे बिठाने के लिए तैयार नहीं है। हमें पहले तो यही समझ नहीं आती कि हमारा सियासी मुखालफ है कौन। कल एक हमारा सियासी मुखालफ होता है, आज दूसरा हमारा सियासी मुखालफ होता है, आने वाले दिनों में तीसरा हमारा सियासी मुखालफ होगा। मेरे ख्याल से इस पाकिस्तान के लिए सबको एक ही टेबल पे बैठना होगा, एक ही मेज पे बैठना होगा और सबको बैठने के लिए अपनी अना को कुर्बान करना होगा। और जब वो अपनी अना को कुर्बान कर लेंगे तो इस पाकिस्तान के भी बहुत से मसाइल हल हो जाएगी। राणा साहब, आपको मालूम है, खबर चली थी ये ईद के दिनों में कि कराची के अंदर कोई 25,000 के करीब भिखारी पहुंचे हैं और मुख्तलिफ पॉइंट्स पे बैठना शुरू हो गए। ये जो आप बेकारियों की बात करते हैं, मुझे बताएं जो मौजूदा हालात है, इस मौजूदा हालात में अगर इसी तरह मौजूदा हालात रहे तो खुदा ना खास्ता मुझे तो लगता है कि हर दूसरा शख्स बेकारी बन जाएगा, हर सफेद पोश शख्स बेकारी बन जाएगा। अगर कोई भीख मांगने किसी शहर में गया है तो आप सोचें कि वो अपनी किस किस चीज को जो है वो खत्म करके गया है, किस चीज को वो कुर्बान करके गया है कि जो भीख मांग रहा है। तो ये तो है, तो ये बात मजाक तो बनेगा। हम क्यों नहीं इस मजाक को खत्म करते? हम क्यों नहीं सारे इकट्ठे होते? हम क्यों नहीं सारे इकट्ठे होकर अपने जाती इख्तलाफात को बुलाकर सिर्फ पाकिस्तान के जो मामलात हैं उस पर गौर करें? और सियासत भी पाकिस्तान में करनी है, हुकूमत भी पाकिस्तान में करनी है, अपनी इज्जत भी पाकिस्तान में बनानी है, तो फिर इस पाकिस्तान की इज्जत के लिए भी सोचना चाहिए ना। यस सर।